किस्सा कुर्सी का, जिसमें हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव के बारे में। अगर हम पिछली 3 सरकारों की बात करें तो 2007 से लेकर 12 के बीच की बसपा की सरकार, जिसमें मुखिया रहीं मायावती जी। 2012 से 17 के बीच की सपा की सरकार, मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी। 2017 से अभी तक की भाजपा की सरकार, जिसमें मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। 2012 से 17 के बीच की सपा सरकार, जो मुख्य भूमिका में थी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, इनके शासनकाल के अंतिम वर्ष में आपसी मतभेद हो गए थे, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में एक और राजनीतिक पार्टी मिली, जिसका ऐलान मुलायम सिंह जी के छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव जी ने किया 29 अगस्त 2018 को, और इस पार्टी का नाम रखा गया प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल यादव और आप देख रहे हैं द नेताजी। मैंने कुछ दिन पहले ही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की एक नेता का इंटरव्यू लिया है, जो आप सभी के साथ साझा करने जा रहा हूँ। इनका नाम है श्रीमती अर्चना सिंह राठौर। ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है, मुख्य तौर पर उत्तर प्रदेश के भोजपुर विधानसभा के लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ के बच्चों का स्नेह, युवाओं का साथ समर्थन, बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा और सभी स्थानों पर इन्हें प्राप्त होता है। ये पूर्व सदस्य राज्य महिला आयोग रह चुकी हैं और वर्तमान में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो आइए देखते हैं और सुनते हैं कुछ दिलचस्प किस्से दीदी की जुबानी। इन्हें भोजपुर विधानसभा के लोगों में दीदी के नाम से ही जाना जाता है। पहले मैं जानना चाहूंगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं और दर्शक हैं, तो आप उन्हें कुछ ऐसे किस्से साझा कीजिए कि आप राजनीति में कब आप आई और क्या आपने सोचा कि आप राजनीतिक जीवन में उतर कर ही अपने जनता की सेवा करना चाहती हैं? जी नहीं, कभी ऐसा सोचा नहीं था। बचपन से ही, क्योंकि एक संभ्रांत परिवार की बेटी थी जी। तो जब मैं छोटी थी तो जितने भी लीडर्स यहाँ चुनाव लड़ते थे तो अधिकांशतः उनकी शुरुआत हमारे आवाज से ही हुआ करती थी। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटी थी, उस समय 9th क्लास की स्टूडेंट थी मैं, तो खुर्शीद आलम खां, आदरणीय खुर्शीद आलम खां उस समय फर्स्ट टाइम कॉलेज में आए। चूँकि बड़ा कैंपस था, हमारे पापा का कॉलेज है शक्ति सैनिक इंटर कॉलेज, और जब वो वहाँ आए तो उनकी एक सभा होनी थी कि बच्चे उनके लिए स्वागत गीत गाएं। तो पहला मंच हमारा उस बचपन में राजनीतिक तो नहीं था, लेकिन हाँ उनके सम्मान में एक स्वागत गीत से शुरुआत की। उसके बाद आदरणीय संतोष भारती जी चुनाव लड़े, तो मैंने फर्स्ट टाइम कोई नेता अगर नजदीक से देखा तो आदरणीय संतोष भारती जी थे, और जिनको मैं चाचा जी कहती हूँ आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, मुन्नू बाबू ताऊ जी, जो कि MP रह चुके हैं फर्रुखाबाद के, जो विधायक रह चुके हैं नरेंद्र सिंह जी। तो इन सब का जब आना जाना होता था तो एक क्यूरियोसिटी रहती थी कि पापा क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि यद्यपि पापा हमारे शिक्षक थे, लेकिन राजनीति तो नहीं कहेंगे, लेकिन समाज सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। यानी जो भी मूलभूत सुविधाएं और समस्याएं उस समय थी, उनके समाधान के लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे। मैंने उनको हमेशा पब्लिक के बीच में पाया। इवन छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो भी कार्य इस क्षेत्र में हुआ वो मेरे पापा की देन है। तो उसके बाद लोगों का आना जाना, तो यूं बच्चों का जो होता है, कौन आया है कौन गया, प्रभाव वहीं से आपको पड़ा हाँ, कि तो राजनीति का बस अच्छा लगने लगा। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि मैंने MA किया, जबकि फुली मेरी पूरी एजुकेशन जो है वो प्राइवेट है। मेरा अपना कॉलेज जिस समय मैं हाई स्कूल में थी वो एडेड स्कूल था, लेकिन उस समय इंटर की मान्यता यहाँ नहीं थी। लेकिन उसी क्षण जब मैं पास आउट हुई, उसी वर्ष इंटर की मान्यता भी मिली। ये 85 की बात है। और फिर उसके बाद BA MA, यानी ये सब कुछ हमारा प्राइवेट रहा। कि चूँकि कुछ करने की तमन्ना थी
मैं भी शिक्षक बनना चाहती थी, जो कि पापा भी लेक्चरर थे, बुआ जी भी शिक्षक थी। तो सबको यूं ही सुबह तैयार होकर जाते देखना कॉलेज में, उनका सम्मान मान देखना। तो राजनीति का कोई मतलब था ही नहीं, तब रोल नहीं आया, कोई रोल नहीं आया था। उन लोगों को देखती थी, सुनती थी। तो फर्स्ट टाइम जब हमारे पापा जी प्रधान थे, उसी समय BN गर्ग जी यहाँ के जिलाधिकारी थे। तो वो चाहते थे कि गांव में कोई प्रोग्राम हो और कोई बच्ची दहेज के ऊपर कोई अपना वक्तव्य दे, कि क्योंकि उस समय दहेज प्रथा बहुत ही चरम सीमा पे थी। वो तो शायद उत्तर प्रदेश में आज भी ये समस्या बनी हुई है, लेकिन फिर भी उतनी बड़ी समस्या आज नहीं है। आज सब समझदार हो गए हैं और लोग अपना काम ठीक से कर रहे हैं। लेकिन उस समय तो दहेज का बहुत बुरा भयावह स्थिति थी। तो उस दशक में जो BN गर्ग जी अब तो रिटायर हो गए हैं, अचानक उनका ये प्रपोजल आया, चूंकि कॉलेज भी हमारा ही था, तो प्रधान भी पापा ही थे, तो मैनेज भी पापा को करना था। तो पापा की ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर कौन किस कहाँ और कैसे बच्चे को, चूंकि गांव के बच्चे हैं और जिलाधिकारी का प्रोग्राम होगा, ठीक से हो पाएगा कि नहीं, कौन कर पाएगा। तो मैंने अपने पापा को जब परेशान देखा, तो मैंने रात भर इस टॉपिक को लिखा कि नारी स्थिति क्या थी, क्या है और क्या होनी चाहिए। फर्स्ट टॉपिक है हमारा कि, और उसी पे जैसे DM साहब आए, बिना पापा को इन्फॉर्म किए मैं वहां पहुंच गई और अपना भाषण स्टार्ट कर दिया। तो पहली बार जब पिताजी ने आपको वो स्पीच सुनते हुए देखा होगा DM के सामने, सब स्तब्ध थे सब। वो पहली बार हुआ होगा ऐसा? वही कोई बहुत ज्यादा बड़ी थी नहीं। जी बिल्कुल। तो स्तब्ध थे सब कि ये सब कैसे हो रहा है। इससे पहले परिवार के किसी सदस्य ने आपको नहीं सुना होगा बोलते हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं। तेज तो ठीक है। अच्छा। बातचीत में मतलब ये नहीं था कि कभी कोई, मैं गांव में जरूर थी लेकिन ये कभी मुझे आवाज नहीं था, क्योंकि हमेशा से बचपन से ही सारी सुख सुविधाएं हमारे मुझे मिली हुई थी। ये हमारे बाबा की ही देन थी। फिर यूं ही सब चलता रहा, पता नहीं कैसे। और समाज सेवा का एक मतलब, जो आए पीड़ित तो उसकी व्यथा सुनना और उसके लिए पापा को फोर्स करना कि नहीं, इनकी मदद पापा करनी है कैसे भी हो। तो यही जो आदत थी वो राजनीति, वो शायद फिर मेरी जब 96 में मेरी मैरिज हुई और मैं मैनपुरी गई, तो वहाँ जागीर ब्लॉक है, पर्वतपुर हवेली गांव है हमारा। तो चारों तरफ तो सड़कें बनी हुई थी, लेकिन पर्वतपुर हवेली की पूरी सड़क नहीं थी। और चूंकि हमारा गांव, चूंकि सब आर्मी अफसर से लेकर के और रंगरूट तक यहाँ है, तो यहाँ तो गांव कभी लगा ही नहीं। वहाँ लगा तो मुझे लगा ये तो वास्तव में गांव है, क्यों सड़क ही नहीं है। फिर मैंने पूछा कि आखिर कारण क्या है। तो पहला, यहाँ से जाने के बाद तुरंत पहला प्रोग्राम मैंने अपने ही कॉलेज में, वहाँ भी हमारे ससुर जी का भी कॉलेज था। अच्छा। वो भी शिक्षक ही थे, वो सरस्वती इंटर कॉलेज अजीतगंज के प्रधानाचार्य रहे और पापा यहाँ भारतीय इंटर कॉलेज, और दोनों लोगों के पास कॉलेज था। तो ये एक ग्राउंड मुझे मिला। शिक्षा का योगदान घर से ही आपको मिल गया। मैं जो राजनीति में मेरा कदम बाहर निकला, तो मेरे गांव की दशा को संभालने के लिए तो वो मैंने कितना टाइम हो गया, कितना समय आपका हो गया राजनीति में? 1996 के बाद से? 96 के बाद मतलब वो राजनीतिक कदम तो नहीं था, बस केवल ये था कि कैसे भी कोई राजनेता हमारे गांव को आए और देखे कि आखिर क्या कारण है, ऐसा क्यों है। तो वो हुआ, रोड बनी और उसके बाद फिर तो वो कहने की शुरुआत आपके द्वारा ही की गई, जिसमें रोड बनी और वो जो विकास हुआ उसकी सोच एक कहने के दिमाग में, आपने एक राजनीति का जीवन आपको उचित लगा। फिर छोड़ दिया, कोई मतलब राजनीति से कोई मतलब। अच्छा, उस वक्त तक कोई ताल्लुक नहीं था। मैं 2000 में पहुंची लखनऊ और वहां पहुंचते ही एक बहुत बड़ा मंच फिर मिल गया जी। मैंने अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का बैनर मुझे मिला और आदरणीय राजनाथ सिंह जी उस समय चीफ मिनिस्टर थे, तो मैंने आपको मंच प्रदान कर दिया लखनऊ में भी। उस मंच को मैंने संचालित किया। लेकिन तब पहले समाजवादी ने चाहा कि मैं राजनीति में आ जाऊं, लेकिन कोई मतलब नहीं था, मुझे जाना ही मंच आपको भाजपा की तरफ से मिला।
आदरणीय मतलब वहां से भी ऑफर था कि मैं सरोजिनी नगर विधानसभा लड़ लूं, मुझे लड़ने ही नहीं था। तो चूंकि मुझे नॉलेज ही नहीं थी कि राजनीति क्या है, मैं केवल शिक्षक थी, उसी तौर पर आपको मंच मिला और आपने बस फिर ये सर्विस छोड़ी। फिर उसके बाद राजा भैया पे पोटा लगा। जी हाँ। उस समय मैंने अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के बैनर तले ही सोनभद्र से लेकर के ताल कटोरा स्टेडियम तक जितने भी आंदोलन हुए मैं भागीदार नहीं हुई, मैं संचालित किया, हाँ लीड किया उसे। उसके बाद सपा की सरकार बन गई, मुझे तब भी कोई मतलब नहीं था, मतलब मैं अपने प्रपोजल रखा होगा उस वक्त लेकिन मुझे कोई मतलब नहीं था। फिर मैं आगे बढ़ी, यानी फिर कोई ना कोई समस्याएं ऐसी आती रही जो मैं आज आपके बीच राजनीतिक करियर में मैं आ गई। नेताजी चुनाव लड़ना चाहते थे 2009 का, तो उन्हें लगा कि उन्होंने सीधा सीधा हमसे ये कहा कि मैं तो सोच ही नहीं सकता था कि हमारी पुत्र वधू इतना बड़ा नेतृत्व कर सकती है। मैं तो उसे केवल उद्घोषिका जानता था, मुझे क्या पता था कि हमारी तो 2009 के आसपास आपने नौ के आसपास राजनीति में सपा पार्टी का समर्थन मिला और आप उस समय भी उस आंदोलन को भी दिशा देने वाले, हमारे पूरे संगठन की मदद करने वाला यदि कोई व्यक्ति था तो वो भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ही थे, क्योंकि नेताजी तक पहुंचने का माध्यम ही वही थे और उन्होंने हमेशा सम्मान रखा हम लोगों का। तो मैं धीरे धीरे उन नीतियों से प्रभावित होती चली गई। उसके बाद 2009 में मैं स्टार प्रचारक के रूप में मैनपुरी जनपद में आई। सवाल मेरा है कि 2017 से अभी तक योगी जी के नेतृत्व में जो भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में है, तो उन्होंने कई वादे किए, हम और आप जैसे बाकी कई जो जनता है उत्तर प्रदेश की, उन्हें कई सपने दिखाए। तो आपकी दृष्टि से क्या वो सपनों के अकॉर्डिंग ही वो अपना काम किया, उन्होंने कार्यकाल अपना किया है पूरा, या एक साल जो बचा कर रहे हैं, या इन शॉर्ट हम पूछना चाहते हैं कि वो पास हुई है सरकार या फेल हुई है? फिलहाल मैं तो यही कहूंगी कि सरकार पास नहीं हुई। तो उसके कुछ महत्वपूर्ण अब आप सोचिए ना, आप देखिए कि महंगाई चरम सीमा पे है और एक गौ सेवा समिति बनाने के बाद भी और बहुत सारे हम ये नहीं कहते उन्होंने कुछ किया नहीं, वो कर रहे हैं, लेकिन क्या कारण है कि न तो प्रशासनिक अधिकारी उनकी बात मान रहे हैं और न ही जो नेता हैं वो उनको समर्थन दे रहे हैं। नहीं तो शायद इतनी जो गाय हैं, इतने जानवर हैं, इतने सांड हैं, वो रोड्स पे नहीं घूमे। आप देख रहे हैं आए दिन कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं और मैं भी उसका एक शिकार हूँ। तो मैंने भी अपना 22 वर्ष का बेटा खोया है सड़क हादसे में और उसी सांड के आने से। तो आप ये समझिए कि जब सब कुछ एक अलग आयोग बना है, करोड़ों रुपया उस पर खर्च हो रहा है, हजारों आदमी उसमें काम कर रहे हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि कंट्रोल नहीं हो रहा है? रात में दिन भर किसान परेशान होकर के अपनी फसलें बचा पाता है और रात में अगर पलक झपकता है तो सारी फसल उनकी बर्बाद हो जाती है। तो किसान परेशान है, नौजवान केवल पपीहे की तरह आसमान देख रहा है और सोच रहा है कि स्वाति नक्षत्र की बूंद, लेकिन उसे मिल नहीं रहा है। स्वाति नक्षत्र की बूंद कभी तो आएगी जो मोती बन जाएगी, लेकिन उसे वो मिलता नहीं, वो चाहता है, जो वो चाहता है उसे मिल नहीं रहा है। जो नेता जिस सोच से चुना है वो सोच पूरी सपने पूरे नहीं हो रहे। आप देख रहे हैं कि बल्कि इस समय हजारों लड़के जो वर्क कर रहे थे वो भी घर बैठे, सारा कुछ प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है। जहां वो वर्क कर रहे थे वो सारे सेक्टर्स बंद हो रहे हैं। तो आप सोचिए, तो ये सरकारी विभाग को प्राइवेट सेक्टर में बदलने का मुख्य कारण आपको क्या लगता है? क्या रहा है? मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूँ। आप खुद सोचिए कि कोविड महामारी आई जी, प्राइवेट सेक्टर्स में जब आप पूरा सब कुछ तब्दील कर देंगे, सरकारी तंत्र ने ही जो कुछ मदद कर पाई सो करी ना। सारे सरकारी कर्मचारी लगे ना, यद्यपि समय से नहीं लगे, इसलिए महामारी जोर पकड़ी। अन्यथा अगर आप सब कुछ प्राइवेट लिमिटेड कर देंगे तो आपका जोर ही नहीं रहेगा, आप उनको काम पे नहीं ले सकते ना।
अगर उन्होंने कह दिया कि अस्पताल बंद है और या भरा हुआ है तो आप किस किस को उठा के देखेंगे? देखा ना आपने। तो इस तरीके से सरकारी नौकरी की आशा में आदमी जीता है और उम्मीद लगा के आप सरकारों से उम्मीद करता है और आप सब कुछ प्राइवेट कर देंगे, कहाँ जाएगा व्यक्ति? अच्छा, एक सवाल और निकल के आया महामारी से। जो पेंडेमिक चला है तो इसकी दूसरी लहर बहुत भयावह स्थिति लेकर आई थी। तो इसका मुख्य कारण कहीं ना कहीं जो जनता, जिनसे मैंने बात की है, कईयों का जनता का मानना है कि जो बिहार इलेक्शन हुए, आपके वेस्ट बंगाल के इलेक्शन हुए, उसमें आपके मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी जी हैं, वो भी उन्होंने घूमे वहां कोविड और हाँ रैलियां की, बीजेपी का समर्थन किया। तो क्या लगता है आपको कि उन्हें अपनी सरकार के लिए, अपने यहाँ की जनता के लिए प्राथमिकता देनी थी? बिल्कुल प्राथमिकता देनी थी। उन्हें उन समस्त मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना था। जब कोई खूब मालूम था कि दूसरी सेकंड लहर आने वाली है जी, तो उसके लिए प्रॉपर व्यवस्था करनी चाहिए थी। वो तो कुछ नहीं किया, बल्कि रैलियों में रहे, खुद भी पॉजिटिव हुए। चलिए मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि और जनता को भी उस आंधी में झोंक दिया। पता नहीं कितनी माओं की गोद सुनी हुई, कितनी महिलाओं के सिंदूर उजड़े, तो ये जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश की जनता माफ नहीं करेगी। 2022 का इलेक्शन का जब रिजल्ट आएगा उस समय पता चलेगा। बाकी एक अगला सवाल ये आया कि हमारी जो पिछली सरकार थी, सपा सरकार, और उसका वर्तमान में भी आपकी भाजपा की है, योगी जी के नेतृत्व वाली, तो दोनों में श्रेष्ठ कौन सी आपको लगी पार्टी? अब काम के नजरिए से काम के नजरिए से जनता तो काम चाहती है। काम के नजरिए से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की सरकार का कोई तोल नहीं है, क्योंकि वहाँ आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। और अखिलेश जी का योगदान क्या लगा आपको? मुख्यमंत्री पद पर नहीं, मुख्यमंत्री पद पे थे तो उनका एक शायद सबसे युवा नेता जो मुख्यमंत्री बने। नहीं तो मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश जी ने जितने भी कार्य किए तो उनकी सराहना करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काम हुआ है। जी बिल्कुल। तो काम बोलेगा, लेकिन काम क्यों नहीं बोल पाया? काम बोलता, लेकिन वो काम इसलिए नहीं बोल पाया, आपसी मतभेद जो हुई उसकी वजह से इसलिए जनता कंफ्यूज हो गई कि हम किसे चुने। विकास हमने बहुत किया, लेकिन फिर भी हम चुनाव हारे। आज तुलनात्मक दृष्टि से जनता तो 2022 में क्या नजर, बंटवारा एक हो गया परिवार का, समझिए, जिसकी वजह से दो पार्टियां बन गई हैं, तो सपा होगी और ये आपकी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी हो गई, तो दोनों में क्या वोट बढ़ जाएंगे और कोई तीसरी पार्टी ले जाएगी, उसको फायदा होगा इसका? अब इसका तो आकलन आप लोग भी कर सकते हो, लेकिन पार्टियां बनती हैं तो ऐसा नहीं है कि वोट तो बढ़ता ही है जी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा वोट लेकर के आगामी विधानसभा 2022 में आएगी। तो 2022 के विधानसभा चुनाव में आप खुद को कहां देखते हैं राजनीतिक दृष्टि से? आपने भोजपुर विधानसभा का रुझान देखा है? बिल्कुल। तो आप खुद समझ लीजिए। तो जनता आपके समर्थन में एकदम। आप खुद सोचें कि मैं जिस गांव में जाती हूँ तो केवल पहले से किसी को भी नहीं मालूम होता है कि अर्चना जी यहाँ आ रही है। हमारे जाने के बाद जैसे लोगों को सूचना मिलती है, मेरे बिना बुलाए, हम किसी को भेज करके जनता इकट्ठी नहीं कराते, एक साथ सब आते हैं, खुद आपने देखा है। और जब सब लोग आते हैं और 10 रुपए देते हैं, हमारे पार्टी के सदस्य बनते हैं। वैसे तो जुड़ने के लिए लोग तैयार नहीं होते, और हमें तो 10 रुपए दे के कहते बिटिया देखो हमारी रसीद काट दो। इसी भाषा में बोलते हैं, बिटिया रुक जाओ, पहले हमारी रसीद काटे चले। ये उत्तर प्रदेश की बहुत ही प्यारी लैंग्वेज है, बिटिया लल्ला, जो आपकी भाषा भी जिसे बोलते हैं। जी। तो मुझे तो ऐसा ही लगता है, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि कहीं से भी हम आपसे स्नेह जनता से आपको मिल रहा है बहुत ज्यादा। मतलब तब ये लगा कि ससुराल ससुराल होती है, मायका मायका होता है। और मैं अपने मायके में आकर के असीम आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि पूर्ण दत्तचित्तता, पूर्ण मनोयोग के साथ जो भी कार्य किया जाता है, सफलता कदम चूमती है। ये हमारे जीवन का उद्देश्य रहा है और मैंने ये करके दिखाया है। और उत्तर प्रदेश में शायद सबसे अग्रणी भूमिका में रहने वाला फर्रुखाबाद आज इसकी इतनी दयनीय दशा है कि कहीं जाने का रास्ता नहीं है, सारी सड़कें टूटी हुई हैं, गांव में गलियां बनी नहीं हैं,
तो ये हमारे राष्ट्रीय नेताओं का दोष नहीं है, ये लोकल नेता जो हमारे सांसद और विधायक हैं उनका योगदान नहीं मिल रहा है, उनका कोई योगदान नहीं मिल रहा, जिस कारण से ये स्थिति है। तो जितनी जरूरत प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से भोजपुर विधानसभा की प्रत्याशी होने के लिए मुझे जरूरत है, उतनी जरूरत भोजपुर विधानसभा को अपनी बिटिया की है, क्योंकि बेटे देखे बार बार बेटी इनकी अब की बार तो यही नारा पूरी विधानसभा में इस समय गूंज रहा है। अच्छा, इलेक्शन के वक्त जनता जब वोट अपील के लिए जाते हैं तो वो हाथ जोड़कर बड़े विनम्र तरीके से वोट मांगते हैं, लेकिन अगर उन्हें गद्दी है जो राजनीति की है ये मिल जाती है तो लोग बोलते हैं ईद का चांद हो गए हैं। और जब भी हम फिर जनता से मिलते हैं कि आपकी समस्याएं सॉर्ट आउट हुई है या नहीं हुई है, या समस्याएं अभी भी वैसी हैं या खत्म हो गई हैं, तो वो मतलब नेता के पक्ष में तो मुझे जवाब कभी नहीं मिला है। तो इसका मुख्य कारण क्या होता है? ये सच है, मैं आपको बताऊं, बहुत सीधी सी बात। आदरणीय हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी और शिवपाल सिंह जी रहे, आदरणीय नेताजी ने हमेशा ये सिखाया कि जनता के बीच जो वादे करो उन्हें पूरा करो। मैंने भैया जी फर्स्ट कंपेनिंग जो की है वो आदरणीय नेताजी के लिए ही की है मैनपुरी लोकसभा में, और मैंने जितने भी वादे जनता से किए मैंने वो पूरे करने का प्रयास किया। क्योंकि मेरी अपनी निधि कोई भी नहीं थी, लेकिन अगर मैंने 100 हैंडपाइप कहे नेताजी से तो एक साथ 100 हैंडपाइप मुझे मिले। और लेकिन जो भी हमारा पत्राचार होता था, क्योंकि उनके मध्य की कड़ी आदरणीय शिवपाल सिंह जी थे, तो मेरा कोई भी पत्र कभी उन्होंने रोका नहीं। तो मैंने वही सीखा है। और मेरा पुराना पिछला कार्यकाल आप देख लीजिए कि जहाँ भी मैंने जो कहा है वो किया है। और शायद फर्रुखाबाद के लोग भी अनजाने में भी मेरे पास पहुंच गए, तो उनके कार्य हुए हैं और उन्होंने बुलाया, सहयोग मिला है। और उन्होंने यदि बुलाया तो मैं आई हूँ। प्रदेश में किसी भी कोने पे मुझे अगर किसी ने भी बुलाया तो मैं वहां गई हूँ, और अगर वहां कुछ कह के आई हूँ तो उसको करने के बाद। तो 2022 के विधानसभा चुनाव में अगर आपको गद्दी मिलती है, जनता आपको अपना नेता चुनती है, आप उनका नेतृत्व करते हैं, उनकी समस्याओं को सॉर्ट आउट करेंगे, आपके 5 वर्ष के कार्यकाल के अंदर क्या दोबारा से हम आपके कार्य को लेकर चर्चा कर रहे होंगे, या 5 वर्ष के बाद भी? केवल 2 वर्ष, 2 वर्ष के अंदर 2 वर्ष के अंदर आप देखेंगे कि दीदी ने क्या किया, जो कहा है वो किया है, जो कहा है वो किया है। मैं ये कहती हूँ, मैं 100% कार्य कोई भी नेता पूरा नहीं कर सकता, लेकिन 65% काम करने से कोई रोक भी नहीं सकता। लेकिन वो 65%। और फिर यदि सरकार हो जाए, यदि मैं सरकार में आ गई, मैं आपको बताती हूँ, यदि हमारे नेताजी यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बन गए तो भोजपुर विधानसभा चमक उठेगी। जैसा आप देखते हैं कि जैसे ही मैनपुरी की सीमा स्टार्ट होती है और लगने लगता है कि हम मैनपुरी चल दिए, तो वही स्थिति होगी कि भोजपुर और फर्रुखाबाद में। क्योंकि फर्रुखाबाद में टेक्सटाइल का बहुत बड़ा काम था, बहुत बड़ा बिजनेस था, और आप देख रहे हैं कि आज सब छोड़ करके कोई उद्योग नहीं है, सब छोड़ करके कोई जयपुर चला गया है, कोई जोधपुर चला गया है, कोई अलवर चला गया है, कोई युवा वर्ग मतलब यहाँ का यहाँ लेकिन उससे काम नहीं है, उसके पास काम नहीं है। आखिर मैं पूछती हूँ, इतने वर्ष में क्यों ये इस बात पे विचार नहीं किया गया? मेरी सरकार ने विचार किया, क्योंकि हमने इस बात को रखा। टेक्सटाइल पार्क तो बना, लेकिन उससे बाद हमारी सरकार चली गई, तो पार्क ही बन के रह गया, उसके आगे काम उसके आगे काम नहीं, वो कोई भी फैक्ट्री लगी नहीं पाई, कोई इंडस्ट्री प्लांट आ ही नहीं पाया, बस केवल बन के रह गया। अब आप बताओ कि अग्रणी भूमिका में है फर्रुखाबाद, आलू पैदा करता है कि नहीं? क्या कोई ऐसा नेता यहाँ नहीं हुआ जो ये सोचता कि कोई चिप्स हैं डाल दी जाए? आलू के प्रोडक्शन के साथ साथ उसके प्रोडक्ट कितने ज्यादा बिकते हैं, आलू भुजिया है, आलू चिप्स है, तो कुछ भी ऐसा नहीं किया जा सकता था क्या? इनकी तरफ थोड़ा सोच रहे हैं। मैं सोच नहीं रही हूँ, मैं करके दिखाऊंगी, करके दिखाएंगे, सोच नहीं रही हूँ, क्योंकि हमारा युवाओं को क्या चाहिए? काम चाहिए ना। आज दर दर भटक रहा है, आज सब बच्चे क्या कर रहे हो बेटा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से कोई खेती भी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ प्रशिक्षण ही नहीं है। मैं चूंकि लखनऊ रहती हूँ, मैं देखती हूँ वहाँ पास में बाराबंकी मात्र 5 बीघा जिनके पास खेती थी, उनको वहाँ पे इस तरीके का ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए गए, जिससे कि वो किसान आज अग्रणी भूमिका में है, लेकिन हमारे यहाँ किसान की तरह पिछड़ गया है। तो मेरा अब जो भी जीवन है
ये भोजपुर विधानसभा के लिए है। मैंने मैनपुरी में जो मुझे करना था मैंने कर लिया, और लोगों के लिए भी जो करना था मैं कर चुकी। लेकिन मैं अपनी, क्योंकि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, तो आज मुझे वास्तव में लगा कि मैंने 2012 में गलती की। मुझे 2012 में ही चुनाव लड़ लेना चाहिए था, लेकिन मैंने कभी समझा ही नहीं था कि मुझे भी चुनाव लड़ना पड़ेगा कभी। लेकिन आज मैं अपनी जन्मभूमि के लिए समर्पित भावना से इसका विकास करने के लिए आई हूँ, और कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। अंतिम सवाल है दीदी आपसे कि आप अपनी जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे और उनसे किस तरह का सहयोग लेना चाहेंगे? मैं भोजपुर विधानसभा के सभी संभ्रांत नागरिकों से, समस्त अपने जो हमारे रिलेटिव्स हैं जिनको मैं माँ, भाभी, दादी, चाची या चाचा, दादा, ताऊ जी कहती हूँ, उन सब से यही उम्मीद रखती हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपना कैंडिडेट सोच समझ के चुनें। विधानसभा में वोट डालना उतना जरूरी नहीं है जितना सोच समझ के नेता चुनना। शायद केवल पार्टीगत अभी तक वो वोट करते रहे, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि इस नेता का कृतित्व और व्यक्तित्व पिछला कैसा है। तो मैं निवेदन करती हूँ अपनी पूरी विधानसभा के समस्त जनता से कि एक बार वो जब भी चुने नेता तो सोच समझ के चुने, और अपेक्षा है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को चुने, अपनी बेटी को चुने, और बेटी मतलब एक दिल से दिल का रिश्ता बनाए, ना कि एज ए लीडर। जहाँ नेता शब्द जुड़ा तो लोग घृणा से देखने लगते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि कोई सपना आग नहीं होता और सभी तटों पर झाग नहीं होता, और दुनिया भर में धूल उड़ाने वालों हर दामन में दाग नहीं होता। तो हो सकता कोई बेदाग दामन उनके बीच आ जाए, और हो सकता उनकी बिटिया अर्चना राठौर हूँ मैं दृढ़ता से ये बात कह रही हूँ। तो निश्चित रूप से मैं आपकी आभारी हूँ कि आप हमारे बीच आए, और यही अपील है कि जनता से कि सोच समझ के नेता चुने। दीदी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद, और हमारे थ्रू अपनी जनता तक पहुंचने के लिए भी आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अब देखना यह है कि 2022 में सपा और प्रसपा की गठबंधन वाली सरकार देखने को मिलेगी, जिसमें शिवपाल सिंह यादव जी कुर्सी संभालेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, या अखिलेश भैया इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे, या इन दोनों के बीच में कोई तीसरी राजनीतिक पार्टी बाजी मार ले जाएगी। आप देखते रहिए द नेता जी।